हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th। लास्ट क्लास में हमने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को कंप्लीट किया। आइसोथर्म मतलब मैंने आपको बताया था, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब यहाँ पर टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि जब हम सरफेस फिनोमिना देखते हैं तो सरफेस फिनोमिना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा सरफेस फिनोमिना कम, और टेम्परेचर कम तो सरफेस फिनोमिना कैसा रहेगा हमारे पास में ज़्यादा। ये लास्ट टाइम मैं आपको क्लियर किया था। तो अब फ्रेंडलिच आइसोथर्म के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगमूर आइसोथर्म। लैंगमूर आइसोथर्म भी एज सेम फ्रेंडलिच आइसोथर्म जैसा ही है। जब हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ रहे थे तो उस समय हमको एक इक्वेशन मिला था, और ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है। हमने ऐसा आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टाइम ये एग्जाम्पल में पूछा भी जाता है। एमसीक्यू इसके ऊपर आता है कि लैंगमूर का एडजॉर्प्शन बताइए, आइसोथर्म बताइए, और फ्रेंडलिच का आइसोथर्म बताइए। गिवन एग्जाम्पल में से कौन सा एक सही है? तो ये है हमारे पास में फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ मैं एक बात और आपको बताया था, क्रिटिकल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताया था ना कि हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर एक होता है, उसके बियॉन्ड जो गैस होती है वो लिक्विफाइड नहीं होती है। ये मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, याद है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर, दो प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, एक तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है और एक होता है यहाँ पास में क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको मैंने आपको टीसी से रिप्रेजेंट किया था, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और साथ में हम बात करेंगे आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक बनने वाला है वो है लैंगमूर का आइसोथर्म। लैंगमूर का आइसोथर्म। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास में कल हमने बताया था कि जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई होगी और उतनी ही ज्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होगी। ये बताया था हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा, और जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। गैस उतनी ही ज्यादा क्या होगी? लिक्विफाई होगी। जितना ज्यादा क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतना ही ज्यादा गैस लिक्विफाई होता है या एडजॉर्ब होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है, बट याद रखना किसकी बात हो रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। ठीक है। और इस बात को मैं अभी आपको प्रूव भी करूंगा, इसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर से मिलेगा। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमूर का आइसोथर्म देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तैयार हैं? चलो बढ़ते हैं लैंगमूर के आइसोथर्म की तरफ। अब जब हम लैंगमूर का आइसोथर्म पढ़ रहे हैं तो याद रखना कि इसका जो आइसोथर्म है, लैंगमूर का जो आइसोथर्म है, और इसका जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास में फ्रेंडलिक का था। जो इसने स्टेटमेंट दिया था वही स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है, लैंगमूर ने भी वही स्टेटमेंट दिया है। बस मैथमेटिकली इसको डिफरेंट तरीके से हमको करना है। अब जरा याद करो कि फ्रेंडलिक ने हमारे पास में क्या क्या स्टेटमेंट दिया था? इसने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास में जब किसी सरफेस के ऊपर हम किसी सब्सटेंस को या गैस को या लिक्विड को हम यहाँ एडजॉर्ब कराते हैं तो वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो हमारे पास में एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, प्रेशर यदि कम होगा तो एडजॉर्प्शन हमारे लिए कम होगा। ये हमने बताया था।
अब हमारे पास में कैलकुलेशन करते समय दो बातें आती है, एक बात आती है प्रेशर और दूसरी आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो यहाँ पर सेम है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, जिसमें सेम टेम्परेचर हो तो सेम टेम्परेचर है। लेकिन प्रेशर यहाँ पर सेम नहीं है। याद करो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था, ये x बाय एम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसके? P के। किसके प्रोपोर्शनल होती थी? P मतलब प्रेशर। तो ये फुंडलीच ने बोला था कि हमारे पास में x बाय एम की जो वैल्यू है, या कहें कि जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है प्रेशर के। प्रेशर जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा। ये किसने बोला था? ये इसने बोला था, इसका स्टेटमेंट था, ठीक है। और यही बात किसने बोली है? यही बात बोली है लैंगमूर ने, कि हमारे पास में जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। लेकिन इसको हम मैथमेटिकल सोल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके कुछ अंजप्शन थे, उसको पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला अंजप्शन था वो क्या था? वो ये था कि सॉरी, देखो उसका क्या था? अजम्पशन क्या था? उसका अजम्पशन ये था कि जब भी हमारे पास में कोई सब्सटेंस, गैस के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे तो वो सिर्फ मोनोलेयर बनाएगा। ये ऐसा उसने एज्यूम किया था। किसने एज्यूम किया था? ऐसा इसने एज्यूम किया था। किसने? लैंगम्यूर ने। ये लैंगम्यूर क्या, हम आइसोथर्म पढ़ रहे हैं, तो इसने ये एज्यूम किया था कि जब कोई सब्सटेंस किसी के ऊपर आकर के एडजॉर्ब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर बनाता है। Assuming the formation of a monolayer of the adsorbate on the surface of the adsorbent। जब भी कोई एडजॉर्बेट किसी सरफेस के ऊपर आकर के चिपकता है या कहें कि एडजॉर्ब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर बनाता है, ऐसा इसका मानना था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मोनोलेयर नहीं बनाता है, उसकी बहुत सी लेयर होती है। ऐसा नहीं है कि यहां आके इसके मोनोलेयर बनेगा, ना, मोनो मतलब एक लेयर नहीं बनती है, इसकी बहुत सी लेयर बनती है। लेकिन ऐसा उसके मान के चला, ये उसका अजम्पशन है। अब ये अजम्पशन तो मैंने आपको बता दिया क्या है। अब हम इस बात को देखते हैं कि उसने कैसे प्रूव किया। हालांकि मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, ये सही नहीं है। जब कोई किसी के ऊपर आकर के चिपकता है तो मोनोलेयर नहीं बनाता है, बल्कि उससे ज्यादा लेयर वो बनाता है। लेकिन ऐसा उसने एज्यूम किया था कि जब हम एडजॉर्बेट को सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वो मोनोलेयर बनाती। ये ऐसा इसका अजम्पशन था। अब ये अजम्पशन तो आपने देख लिया, अब बढ़ते हैं इसके। चलो सब कोई अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। जो यहां पर बोला गया है वो आपको समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी। माना सपोज करो कि यहां पास में कोई लेयर है, सपोज करो, अच्छे से बनाओ, अपनी बुक में बनाओ। सपोज करो कि यहां पास में क्या है, कोई लेयर है। अब माना कि इसकी ये कुछ अवेलेबल साइट है। ध्यान से देखना, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ। ये यहां से यहां तक ये सरफेस है, ये यहाँ पास में क्या है, सरफेस है। सपोज करो ये सरफेस है। उसने भी ऐसे ही माना था, जैसे उसने माना था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, आपकी एक सरफेस है। उस सरफेस पे सपोज करो जहां पर ये आगे चिपकेंगे, ये गैसेस मोलिक्यूल है। ये क्या है, यहाँ पास में गैसेस मोलिक्यूल है। ये जो दिख रहे हैं ये यहाँ पास में गैसेस मोलिक्यूल। अब गैसेस मोलिक्यूल यहाँ आएंगे और आकर के यहाँ पर चिपकेंगे। गैसेस मोलिक्यूल यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में यहाँ पर क्या होंगे, वो चिपकेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पर जो चिपक रहे हैं वहां कुछ अवेलेबल साइड होगी जब तो चिपक रहे हैं। तो ये जो इस टाइप से ये बना हुआ है ना, ये ऐसा ये जो बना हुआ है ये अवेलेबल साइड है। ये सरफेस की अवेलेबल साइड है। कुछ मान के ऐसे चलो, ये जमीन के अंदर नहीं है, वो ऊपर है, सरफेस के ऊपर। अब सरफेस के ऊपर मैं कैसे बनाऊं? चलो मैं ऐसे बना देता हूं। यहाँ पास में सरफेस है, यहाँ पास में सरफेस है, ये ऊपर अवेलेबल साइड है। ध्यान से देखना, ये क्या है, यहाँ पास में अवेलेबल साइड्स है। ये यहाँ पास में क्या है, अवेलेबल साइड्स है। ये सरफेस के ऊपर हमारे पास में क्या है, अवेलेबल साइड्स है। और इस साइड्स के ऊपर यहाँ पर गैसेस पार्टिकल्स गैसेस पार्टिकल्स हैं वो आकर के यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं।
आकर के एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब ये जो अवेलेबल साइट्स है, अब ये कितनी है हमको नहीं पता कितनी है। अवेलेबल साइट्स जो हैं वो कितनी हैं ये हमको भी नहीं पता, ये उसको भी नहीं पता। माना कि यहां पर n अवेलेबल साइट्स हैं, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माना कि इस सरफेस के ऊपर ये जो कोई सरफेस है हमने एज्यूम किया हुआ है, या कहें कि उसने एज्यूम किया हुआ है, जिसका हम ये आइसोथर्म पढ़ रहे हैं। लैंगम्यूर ने ये क्या एज्यूम किया हुआ है कि सपोज करो ये उसने कहा कि ये कोई आपकी साइट है, ये कोई आपके पास में सरफेस है, सरफेस की ये अवेलेबल साइट्स हैं। ये क्या है यहाँ पास में अवेलेबल साइट्स हैं, किसकी, सरफेस की। अब कितनी है अवेलेबल साइट, माना यहाँ पर n अवेलेबल साइट्स है। बहुत ध्यान से समझना, अब यहां से हम जा रहे हैं इक्वेशन की तरफ जाएंगे। माना कि उसकी n अवेलेबल साइट्स है, जहां पर हमारे पास में ये गैसेस मॉलिक्यूल आएगा और आने के बाद में क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। आने के बाद में क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। तो यहां पर कितनी अवेलेबल साइट्स है, n अवेलेबल साइट्स है। माना ऐसा, माना कि n अवेलेबल साइट्स है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ध्यान देना, ये जो साइट है ना, ये जो साइट है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, सपोज करो ये वाली आपकी अवेलेबल साइट है, इतनी अवेलेबल साइट है। ध्यान से देखना, यहां कोई गैसेस मॉलिक्यूल आया, ये गैसेस पार्टिकल है, यहां पर गैसेस पार्टिकल यदि वो आता है तो हो सकता है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, हो सकता है कि इसमें ऑलरेडी पहले से कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। समझ रहा हो ना, यहां पर ऑलरेडी कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, और जब ये गैसेस मॉलिक्यूल यहां पर आएगा एडजॉर्ब होने के लिए, तो ये स्पेस तो खाली करेगा। जब स्पेस खाली करेगा तो यहां से जब ये मॉलिक्यूल एक आएगा तो यहां से ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऑलरेडी गैसेस को वहां पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। समझ में आ रही है ना आपको। अब भाई खाली स्पेस तो नहीं मिलेगा, आपकी n अवेलेबल साइट्स है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी है एम्प्टी ही हो, ये भरा भी हुआ हो सकता है, ये आधा हो सकता है। तो जब हम बोलेंगे, या ध्यान से समझने जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब हम बोलते हैं कि हमारे पास में एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन जब हमारे पास में हो रहा है, एडजॉर्बेंट है ये, तो जब हमारे पास में एडजॉर्प्शन हो रहा है तो साथ ही साथ डिजॉर्प्शन भी होता है वहां पर। याद रखना, किसी सरफेस के ऊपर यदि कोई गैसेस मॉलिक्यूल आता है, कोई गैसेस मॉलिक्यूल आता है, तो 100% वहां से कोई मॉलिक्यूल चला भी जाता है। तो आने वाले को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, जब चला जाता है तो उसको बोलते हैं हम डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। तो हमारे पास में ये जो सरफेस फिनोमिना है ये दोनों प्रकार से, तो सरफेस पे हमारे पास में याद रखना एडजॉर्प्शन भी होता है और डिजॉर्प्शन भी होता है। ये दोनों होते रहता है, कंटिन्यूअसली होते रहता है। समझ रहे हो, ये किसने बोला, ये एज्यूम किया लैंगम्यूर ने कि जब हमारे पास में कोई सरफेस होगी वहां पर n अवेलेबल साइट्स है, मान लो, जहां पर की गैसेस मॉलिक्यूल आता है, आके एडजॉर्ब होता है, तो वहां से एक पार्टिकल्स दूर चला भी जाएगा। ये हमको भी पता है, उसको भी पता है, ये सबको पता है भाई। स्वाभाविक है यहां खाली स्पेस हो जाएगा। समझ गए, अब आगे समझो। देखो जरा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको समझना चाहिए। तो ये समझ में आया ना, गैस पार्टिकल्स कहां आएंगे, अवेलेबल साइट। अब कितनी अवेलेबल साइट है, माना n अवेलेबल साइट है जहां पर ये एडजॉर्ब हो सकता है। समझ गए, अब समझो जरा, अब समझो। हमने क्या पढ़ा है हमने कि जो एडजॉर्प्शन है ये किस पर डिपेंड करता है, आप बताओ किस पर डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे, ये हमको पता है, एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो हम जानते हैं वी नो दैट कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। ये हम जानते हैं क्या, कि एडजॉर्प्शन के पीछे हाथ किसका होता है, हाथ होता है प्रेशर का। जितना ज्यादा प्रेशर उतने ज्यादा एडजॉर्प्शन। तो हम बोलेंगे कि प्रेशर ज्यादा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा। बात समझ में आ रही है। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा। यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो हम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को ऐसे लिख रहे हैं, कैसे, ROA, R मतलब रेट, O मतलब ऑफ, A मतलब एडजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज्यादा। अब कौन सी गैसेस के लिए हम मान रहे हैं, अब भाई हमने बोला है कि ये हमारे पास अवेलेबल साइट्स है, ये हमने बोला है कि यहां पास अवेलेबल साइट्स है। कौन सी, ये, अरे यार, ये यहां से, ये हमारे पास में सरफेस है,
सरफेस है और सरफेस के ऊपर ये यहां पास में अवेलेबल साइड्स है। बहुत ध्यान से समझना जो हम समझा रहे, बहुत ध्यान से, यदि ये समझ गए तो आगे का इक्वेशन समझ में जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझो, हमने बोला कि ये हमारे पास में अवेलेबल साइड्स है, ये वाली अवेलेबल साइड्स है। अब अवेलेबल साइड्स में हमने जानते हैं कि यहां पर कुछ गैसेस होगी, ठीक है, होगी। यहां पर कोई गैस पार्टिकल्स आया, कोई गैस पार्टिकल्स आया। अब वो गैस पार्टिकल्स कौन सा है? माना वो ए टाइप की गैस है, माना वो ए टाइप की गैस है, तो स्वाभाविक है ए टाइप की गैस का ही तो प्रेशर लगेगा ना। ए टाइप की गैस है या बी टाइप की गैस है या सी टाइप की गैस है या डी, जो भी आप मान लो, एबीसीडी में जो भी आपको मानना मान लो। भाई समझो समझो, मान लो कि आपके पास में यहां से कोई गैस आ रही है, वो CO2 की है, वो CO2 की है, या हो सकता है वो CO2 की ना होकर यहां से कोई गैस एडजॉर्ब होने आ रही है, वो नाइट्रोजन की हो सकती है। हो सकता है यहां से कोई गैस आ रही है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। हो सकता है यहां से कोई गैस आ रही है, वो SO2 हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? बात समझ में आ रही है ना? तो हमने माना कि कोई गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो गैस कौन सी है? वो गैस ए है, वो गैस क्या है? अब ये लैंगमूर क्या कहता है? लैंगमूर कहता है कि यदि ए टाइप की गैस यहां पर आएगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो मोनोलेयर बनाएगी। इसी बात को तो हमको प्रूव करना है, यही तो वो कहता है। क्या कहता है? जबकि ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि यहां पर आने के बाद में कुछ स्पेस और हो तो वो ए टाइप की गैस यहां भी आ सकता है, मतलब एक लेयर से ज्यादा लेयर बन सकती है उसकी। लेकिन लैंगमूर क्या कहता है? वो ये बोलता है, ये बंदा जो है ना, बड़ा अजीब बंदा है, ये गजब का बंदा है। ये बोलता है, बोलेगा ना ना ना, जो खाली स्पेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ए ही गैस आएगी, वो मोनोलेयर बनाएगी, वो मोनोलेयर बनाएगी। ये इसने बोला। अब यह समझना, बहुत अच्छा समझना। तो ये बात समझ में आई ना कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहां पर मैंने लिखा है ए, PA, ये है हमारे पास में छोटा सा ए। PA मतलब ए टाइप की गैस के लिए हो रही। अब मान लो CO2 लेता मैं यहां PCO2 का, भाई प्रेशर किसका? जो एडजॉर्ब होने आ रही है गैस, जो एडजॉर्ब होने आ रही है गैस, उसका प्रेशर हमको मानना है। अब मान लो CO2 आ रही है तो CO2 अपने साथ प्रेशर लाएगी, NO2 आ रही है तो NO2 अपने साथ प्रेशर लाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, किसका प्रेशर? ए टाइप का प्रेशर। अब एक बात और समझना, यहां पर एक बात और समझना, हमारे पास में यहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना होगा? क्या वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कितनी साइट अवेलेबल है? बात समझ में आ रही है ना? भाई यहां पर मान लो सपोज करो अवेलेबल साइट ही नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मान लो कुछ देर के लिए मान लो कि यहां पर कोई अवेलेबल साइट ही नहीं है, ये सारी भरी हुई है। अब क्या होगा? अब क्या यहां पर कोई गैस का पार्टिकल्स जो आए हैं ए टाइप के, ये CO2 के, क्या यहां एडजॉर्ब होंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अवेलेबल साइट ही नहीं है। भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आया? माना हमारे पास में ये सरफेस है, ये हमारे पास में क्या सरफेस है? ये हमारे पास में क्या सरफेस है? सरफेस में ये हमारे पास में अवेलेबल साइट है, समझना जरा। ये हमारे पास में अवेलेबल साइट है, ये हमारे पास में अवेलेबल साइट है। ये माना कि यहां पर अवेलेबल साइट है तो यहां पर कोई गैस आएगी और एडजॉर्ब हो जाएगी, बस काम खत्म, उसका एडजॉर्ब हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है कि यहां पर कोई अवेलेबल साइट ही ना हो, अवेलेबल साइट ही ना हो, तो क्या एडजॉर्ब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मतलब यह हुआ कि सिर्फ प्रेशर पे ही डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सिर्फ प्रेशर पे ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अवेलेबल साइड पे भी डिपेंड करेगा। इस बात को समझना, यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन अवेलेबल साइड पे भी डिपेंड करेगा। अब यहां खाली ही जगह नहीं है तो कहां आके बिठा लोगे भैया? जब तुम कहीं जाओगे बैठोगे तो वहां खाली सीट तो होनी चाहिए। अब यहां कोई सीट खाली ही नहीं है तो आप कहां बैठोगे? उसकी मुंडी पे बैठोगे नहीं, ना उसकी गोदी में बैठोगे, स्वाभाविक है आप कहीं दूर बैठोगे। तो यही कह रहे हैं कि जब यहां से कोई गैस आई एडजॉर्ब होने के लिए तो वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी प्रेशर के साथ साथ कि अवेलेबल साइड है कि नहीं। समझ गए? अब समझो जरा, अब समझना। अब माना कि अब अवेलेबल साइड यदि हमको पता चल गया तो आंसर आ गया, हमारे पास में आंसर आ गया। भाई प्रेशर तो हमको पता रहेगा, अवेलेबल साइड पता है तो आंसर आ गया। अब सपोज करो यहां पर सुनना, अब हमने माना है, क्या माना है? कि इसकी एन अवेलेबल साइड है। देखो शुरू में मान के आए हैं हमने माना है कि कोई सरफेस है उसकी एन अवेलेबल साइड है। ध्यान से देखना, एन साइड अवेलेबल है, एन साइड क्या है? अवेलेबल है। तो हमने माना कि यहां पर हमारे पास में टोटल साइड से एन है। भाई टोटल साइड कितनी है आपके पास में? एन है। टोटल साइड कितनी है हमारे पास में? एन है। बात समझ में आ रही है? ये तो टोटल साइड है, अवेलेबल साइड कितनी है? अरे भाई समझो क्या बोल रहा, समझो। यहां से लेके यहां तक ये पूरा एन है, ये पूरा क्या है? एन है। टोटल साइड हमारे पास में एन है। अब इसमें और भी तो पार्टिकल्स है ना, हो सकता है आपके पास NO2 है, हो सकता है SO2 के पार्टिकल्स हो सकता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, हो सकता है आपके पास में NH3 के पार्टिकल्स हो, कुछ पार्टिकल्स हैं। तो ये टोटल साइड हमारे पास में एन है। अवेलेबल साइड की बात नहीं कर रहा है, अवेलेबल साइड कितनी है वो तो एक क्वेश्चन बना हुआ है। टोटल साइड एन है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
ये बात सही में आ रही कि नहीं आ रही? टोटल साइट इसमें कितनी है? एन है। अब हो सकता है उसमें भरी हुई भी हो सकती है उसमें खाली भी हो, तो अवेलेबल साइट कितनी है वो हमको पता करना है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अवेलेबल साइट। अरे साइट तो है भैया, वो भरी हुई है, अब बताओ आप क्या एडजॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। अरे साइट खाली ही नहीं है, चेयर जितनी है सारी चेयर भरी हुई है। भाई चेयर तो 100 है, ठीक है 100 चेयर है। अब समझो जरा इसको, इस हिसाब से समझो, मैं समझा रहा हूं, समझो। माना कि यहां से यहां तक 100 चेयर लगी हुई है, आपकी जो चेयर है फंक्शन हुआ 100 चेयर है। अरे भैया 100 चेयर है, आप बोलोगे हमको तो एक चेयर मिल जाएगी क्योंकि 100 चेयर है। अरे तो उसमें से एक चेयर खाली भी तो होनी चाहिए, हो सकता है वो सारी सारी भरी हुई हो। समझ में आ रही है ना? आप कहां बैठोगे? आपको बैठने के लिए एक चेयर चाहिए और वो भी खाली चाहिए, भरी हुई नहीं चाहिए। भाई 100 चेयर लगी हुई है, तो 100 चेयर लगी हुई है और मान लो 100 की 100 भरी हुई है, पहले से उसमें कोई गेस्ट आके बैठे हुए हैं, तो आप उनको उठा के तो बैठोगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो यहां पर टोटल साइट कितनी है? एन है। यहां टोटल चेयर कितनी है? 100 है। समझो यहां टोटल चेयर कितनी है? 100 है। लेकिन अवेलेबल चेयर कितनी है ये डिपेंड करेगा ना। आप 5 लोग जा रहे हो, आप 5 फ्रेंड जा रहे हो, या आपके मेंबर जो भी आपके फैमिली मेंबर है 5 लोग हो। अब आपको सबको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि वहां अवेलेबल है कि नहीं है। भाई टोटल, अब आपने पूछा कि भाई हम आ रहे हैं 5 लोग, सीट कितनी है? तो उसने बोले भैया टोटल सीट 100 है। तो उसने ये तो नहीं बोला कि टोटल सीट 100 है उसमें से इतने। अरे भाई अवेलेबल साइट कितनी है? एन। समझ रहे ना? इस बात को समझना, इसी बात पे पूरा एक क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब यहां पर सपोज करो कि हमारे पास में क्या बोला था? टोटल साइट उसने क्या बोला था? टोटल साइट एन है, लेकिन अवेलेबल साइट कितनी है? नहीं मालूम। माना हमने अगेन माना कि अवेलेबल साइट हमारे पास में थीटा है। अब सपोज करो अब हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि अवेलेबल साइट हमको निकालना है। टोटल साइट एन है, समझ गए हो? टोटल साइट कितनी है? एन है। तो अवेलेबल साइट कितनी है? हमने माना कि वो थीटा है, बस थीटा की वैल्यू निकल गई, आंसर आपका आ गया। समझ रहे हो? अब इस थीटा की वैल्यू को हमको निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टेड है, समझने की कोशिश करना। अब यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, और जिसने ये वैल्यू निकालनी आ गई, जिसको ये वैल्यू निकालनी आ गई, समझो उसका इक्वेशन सोल्व हो गया। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं। और एक बात और यहां समझना, आगे बढ़ने से पहले एक बात और यह समझना कि हम मोनोलेयर की बात कर रहे हैं। हम मोनोलेयर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि मोनोलेयर बनाएगा। हम जानते हैं कि मोनोलेयर नहीं बनाएगा, बहुत सी लेयर बनाएगा, लेकिन उसने बोला है कि मोनोलेयर बनाएगा। जब मोनोलेयर की बात हम कर रहे हैं तो हमको अवेलेबल साइट पता करना ही पड़ेगा। अवेलेबल साइट हमको पता करना ही पड़ेगा। अब उसने, हम तो जानते हैं कि भाई एक के ऊपर एक समझने की कोशिश करना। मान लो ये कोई लेयर है, यहां पर आपस में एक मोलिक्यूल है, ये भी एक मोलिक्यूल है, कोई दूसरे पार्टिकल्स का, गैस पार्टिकल्स का मोलिक्यूल है। और हम जानते हैं कि जब कोई गैस पार्टिकल आएगा, हो सकता है इसके ऊपर बैठ जाए क्योंकि खाली जगह है, हो सकता है यहां बैठ जाए, खाली जगह है, बैठ जाए, या हो सकता है यहां बैठ जाए। लेकिन ये तो मोनोलेयर नहीं हुआ। मोनो मतलब होता है एक लेयर, इसने 3 लेयर बना ली। समझ रहे हो ना? तो यहां मोनोलेयर की बात हो रही है। इस आइसोथर्मिक में मोनोलेयर की बात हो रही है। इसने कहा है, किसने कहा है? इसने मतलब जो हम पढ़ रहा है, लेंगम्यूर ने बोला है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर बनती है, मोनोलेयर बनेगी, इसने बोला है। जब इसने मोनोलेयर की बात की है तो अवेलेबल साइट हमको पता करना ही होगा। समझ रहे हो? और अवेलेबल साइट कितनी है? माना हमने थीटा है, अब थीटा को हमको निकालना ही होगा। अब थीटा कैसे निकालते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं थीटा कैसे निकालते हैं। तैयार हैं? चलो थीटा कैसे निकालते हैं इस पर बात करते हैं। चलो अब निकालते हैं हम क्यू। ध्यान से देखना क्यू को निकाला कैसे। क्यू को निकालने के लिए देखो भाई, हमारे पास में सीधा सा कॉन्सेप्ट आता है। टोटल साइट कितनी है और उसमें से शॉर्ट ऑक्यूपाई कितनी है, तो अपन ने आप आ जाएगा। समझो टोटल साइट कितना है? टोटल साइट Q इक्वल टू है टोटल साइट। क्या हम जानते हैं टोटल साइट कितना है? एन है। टोटल साइट कितना है? एन है। अब उस एन में से भरा हुआ साइट कितना है? तो इसका रेशियो, किसका रेशियो? टोटल साइट का। उस साइट ऑक्यूपाई कितना हुआ है उसका जो रेशियो है वही है हमारे पास में क्यू। क्यू क्या होगा? टोटल साइट और जो भरी हुई साइट है उसका ये जो रेशियो है यही होता है हमारे पास में क्यू। अब जरा ध्यान से समझो। अब यहां पर हम वहीं पर चले गए जब हमने फुडलीज का आइसोथर्म पढ़ा था। क्या वहां था? x/m। तो यहां हम x/m का कोरिलेट क्यू से कर सकते हैं।
एक्स बाय एन का कोरिलेट हम किससे कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं। हालांकि ये तो बात की बात है, उसको छोड़ो, अभी हम फोकस करते हैं इसी के ऊपर, हम फोकस करते हैं इसी के ऊपर। अब यार ध्यान से देखो, अब यहां से मैं इस वाले एन को क्या इधर नहीं ले जा सकता, मैथमेटिक टर्म लग गई, ले जा सकता हूं। तो यहां पर साइट ऑक्यूपाई कितनी आ गई, साइट ऑक्यूपाई आ गई हमारे पास में क्यू इंटू एन। कितनी आ गई, क्यू इंटू एन। तो ये इतनी साइट ऑक्यूपाई करके रखी हुई है किसी सरफेस के ऊपर। फिर समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझो, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, अवेलेबल साइट, अवेलेबल टोटल साइट कितनी है, इसकी टोटल साइट है एन। इसकी टोटल साइट कितनी, सॉरी, इसकी टोटल साइड कितनी है एन। ये थोड़ा हैंग हो गया, ठीक है ना। इसकी टोटल साइड कितनी है एन, ध्यान से समझना, इसकी टोटल साइड कितनी है एन। तो देखो टोटल साइड कितनी है वही मैं आपको समझा रहा था। फिर समझो, यहां पर हमारे पास में ये हमारे पास में साइट है, ये हमारे पास में सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये हमारे पास में कोई साइट है वो की एन है, जो साइड कितनी है एन है। अब बात ये टोटल कितनी है, तो टोटल हमारे पास में साइड ऑक्यूपाई कितनी हुआ, साइड ऑक्यूपाई मानो एक ही ये हुआ, सॉरी यार बच्चों वो थोड़े कीड़े आके गिर गए थे मेरे ऊपर, देखना। हाँ समझो, फिर ये हमारे पास में साइट ऑक्यूपाई कितनी है, ये हमारे पास में जो साइट ऑक्यूपाई है वो कितनी है, मान लो यहां से यहां तक भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो ये साइट ऑक्यूपाई है ना हमारे पास में साइट ऑक्यूपाई इतनी है, टोटल साइड में से उतना हमको क्या करना है, माइनस करना है, सीधी सी बात है। तो अब देखो यार ध्यान से समझो, ये समझ में आया ना। कुल मिला के देखो, ये क्यू निकालने का यही एक फंडा है, क्यू निकालने का यही क्या है आपका, ये पास में एक फंडा है। तो यहां से मैथमेटिक टर्म आई तो साइड ऑक्यूपाई कितनी हो गई, वो हो गई हमारे पास में क्यू इंटू एन। समझ में आ रही। अब समझो, हम ये जानते हैं कि हमारे पास में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, हमारे पास में जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है पी के ऊपर, और साथ में वो डिपेंड करता है वो साइड ऑक्यूपाई के ऊपर। तो पी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमको पी तो नहीं निकालना, पी को हम तो पता है प्रेशर, पी हमको पता है कि भाई प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रेशर कितना है ये हमको पता है, ये पता रहेगा, ये दिया रहेगा। लेकिन हमको अवेलेबल साइड मालूम करनी है, तो अब यहां समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे समझना। और हमारे पास में ये निकल के आया, साइड ऑक्यूपाई कितना है, क्यू इंटू एन। अब जरा समझो, यहां पर समझो, तो अवेलेबल साइड जो कितनी होगी, अवेलेबल साइड बराबर होगा टोटल साइड ऑक्यूपाइड साइड माइनस टोटल साइड माइनस ऑक्यूपाइड साइड। भाई अवेलेबल साइड कितनी होगी, समझो जरा समझो। मान लो आपसे बोला कि आपके पास में 100 चेयर लगी हुई है, 100 चेयर लगी हुई है। अब आपसे बोला कि बताइए खाली चेयर कितनी है, मतलब अवेलेबल चेयर कितनी है। तो अवेलेबल चेयर कितनी होगी, अवेलेबल चेयर इज इक्वल टू टोटल चेयर कितनी 100 माइनस सपोज करो आपके पास में 92 चेयर भरी हुई है, 92 चेयर भरी हुई है, ऑक्यूपाई है। तो कितनी बची अवेलेबल साइड, तो अवेलेबल साइड बची यहां पास में 8। बात समझ में आ रही है, 8। तो जब हम अवेलेबल साइड की बात करेंगे तो टोटल में से भरा हुआ माइनस कर दो, समझ में आ रही है ना। अवेलेबल साइड की बात कर रहे हैं हम, अवेलेबल साइड की बात कर रहे हैं। तो ऑक्यूपाई साइड हमारे पास में क्यू एन निकल के आई, ऑक्यूपाई साइड हमारे पास क्यू एन निकल के आई, और टोटल साइड हमारे पास में कितनी है, एन है। तो एन में से माइनस कर दो एन क्यू या क्यू एन, जो भी माइनस करना है, जैसे भी आपको लिखना है, एन क्यू माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है ना, सीधा सा फंडा है। ऑक्यूपाई साइड कितनी है, ऑक्यूपाई साइड को निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया। फिर समझो इस बात को, ऑक्यूपाई साइड निकालने के लिए हमने इस वाले फार्मूले का यूज किया, इस वाले फार्मूले का हमने यूज किया, तो हमको निकल के आ गया ऑक्यूपाई साइड कितनी है, वो है क्यू एन। लेकिन हम जानते हैं अवेलेबल साइड निकालने के लिए एक ही फंडा है कि अवेलेबल साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल साइड माइनस टोटल साइड माइनस ऑक्यूपाई साइड। टोटल साइड कितनी है, टोटल साइड एन है, ऑक्यूपाई साइड कितनी है, क्यू एन है। तो ये हुआ हमारे पास में अवेलेबल साइड। कितना हुआ अवेलेबल साइड हुआ हमारे पास में एन माइनस क्यू एन या एन क्यू, ये हुआ हमारे पास में अवेलेबल साइड। बात समझ में आ रही है, ये है हमारे पास में अवेलेबल साइड, कौन सी, एन माइनस क्यू एन या एन क्यू। तो अब हम जानते हैं, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, कैसे, हम जानते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अवेलेबल साइड। तो अवेलेबल साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पास में एन माइनस एन क्यू निकल के आया, तो लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। तो यहां पर मैथमेटिक टर्म है, कुछ नहीं है, यहां से एन कॉमन ले लो। जब आपने एन कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, 1 माइनस क्यू। तो चाहे इसको लिखो, चाहे और लगा के आप इसको लिखो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अवेलेबल साइड इतनी है,
या फिर एन कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आया 1 माइनस क्यू, एन ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू, ये हम लिख सकते हैं। अब समझो जरा, हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। और हम जानते हैं वी नो दैट कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है दो बात पे डिपेंड करेगा। पहला तो अवेलेबल साइड पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना है। प्रेशर पे भी तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो अब हम इसको कॉमन वे में यहां लिख रहे हैं और करके, ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कैसे? सॉरी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल प्रेशर, कौन सी गैस भरी थी? एक गैस भरी थी, प्रेशर इंटू प्रेशर इंटू हमारे पास है अवेलेबल साइड, तो ये हुआ अवेलेबल साइड। ये देखो ना, टोटल रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? अवेलेबल साइड के और प्रेशर के। अवेलेबल साइड आपका 1 हुआ, प्रेशर आपका 2 हुआ। 2 पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन 2 बात पे डिपेंड करता है। फिर समझो, पहला तो यहां डिपेंड करेगा अवेलेबल साइड पे, पहला ये हुआ। एंड हमारे पास में डिपेंड करेगा प्रेशर पे, हमारे पास में डिपेंड करेगा प्रेशर पे। तो यहां पर प्रेशर, कौन सा गैस भरा? माना हमने एक गैस भरा, क्या भरा हमने? एक गैस। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल पीए प्रेशर इंटू लगा है ये इंटू। अब इंटू के बाद में किस पे डिपेंड करेगा? अवेलेबल साइड। तो अवेलेबल साइड इतनी है, देखो ये लिखा हुआ है अवेलेबल साइड, यही आया ना, ये है अवेलेबल साइड। तो ये बात समझ में आया कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन फाइनली हम यहां तक पहुंच चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीए इंटू एन ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू अवेलेबल साइड। टोटल मिलाकर बात यह है प्रेशर इंटू अवेलेबल साइड, इस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर है? हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों साथ चलते हैं। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों कैसे चलते हैं? साथ चलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, इसमें देखो, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कैसे? देखो ध्यान से समझना, मैथमेटिक टर्म आ रही, सारी मैथमेटिक टर्म आ रही। जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे, आपने यहां से हटाया तो आपने बराबर लगाया और आपने एक कांस्टेंट लिख दिया के ए। अब के ए क्यों लिखा? क्योंकि प्रेशर ए के लिए है, गैस ए की बात हो रही है, तो हम उसी गैस का कांस्टेंट लेंगे जिसको बोलते हैं हम के। क्या यहाँ पर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है? क्या है? एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर बाकी जो चीज है उनको ब्रैकेट में लिखा और कुछ तो हमने किया ही नहीं, मैथमेटिक टर्म है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन आ गया, वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन है। किसके लिए? एडजॉर्प्शन के लिए इक्वेशन आया। किसके लिए इक्वेशन आया? एडजॉर्प्शन के लिए इक्वेशन आया। एडजॉर्प्शन के लिए इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, बधाई हो आपको। अब हम इक्वेशन निकालेंगे डिजॉर्प्शन के लिए। क्या आपको यहां तो कोई दिक्कत है? आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडजॉर्प्शन के लिए हम इक्वेशन निकाल चुके हैं, अब हम बात करेंगे डिजॉर्प्शन के लिए। अब डिजॉर्प्शन के लिए इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं? हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन साथ पैरेलली चलते हैं एक दूसरे के। कैसे चलते हैं? पैरेलली चलते हैं एक दूसरे के। बात समझ में आ रही? अब बात समझो, अब बात मेरी समझना, अब बात ये समझना। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन। अब बहुत अच्छे समझना, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा उसको समझो। अब यहां पर बात करते हैं एडजॉर्प्शन। वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड किया? एडजॉर्प्शन डिपेंड किया कि कितनी साइट अवेलेबल है। एडजॉर्प्शन इस पे डिपेंड किया कि कितनी साइट अवेलेबल है। भाई आप गए पार्टी में, तो आपने पूछा कि भाई हम 5 लोग आ रहे हैं, क्या बैठ पाएंगे? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी साइट अवेलेबल है, कितनी चेयर अवेलेबल है। तो ये तो हुआ एडजॉर्प्शन। अब बात ये हुआ डिजॉर्प्शन। जैसे सपोज करो आप कोई बहुत बड़े भाई हो, कोई दादा हो, समझना, डॉन हो। अब आपसे बोला कि भाई चलिए जिस बस्ती में आप रहते हैं उस बस्ती को खाली करवाना है, या कोई एक बस्ती है जिसको हमको खाली करवाना है। अरे भाई बस्ती तो खाली हम जब करवाएंगे ना, जब हमको ये पता चलेगा कि उसमें घर कितने हैं। तो वो इस आपसे पूछेगा नहीं भैया कितने घर भरे हुए हैं, उसके हिसाब से मैं चार्ज लूंगा। हो सकता है बस्ती में 5 घर खाली करवाने हो सकता है बस्ती में 10 घर खाली करवाना हो सकता है किसी बस्ती में हमारे पास कोई मोहल्ला है, कोई सोसाइटी है, उसमें 50 घर खाली करवाने हो, या कोई 100 घर खाली करवाने हो। तो जब किसी बस्ती में से हम घर खाली करवा रहे हैं, मतलब वो डिजॉर्प्शन करवा रहे हैं। समझो डिजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? डिजॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल वहां से दूर करना है, तो ये तो पता चले कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
भाई क्या एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या 2 प्रेजेंट है, क्या 3 प्रेजेंट है, कि 4 प्रेजेंट है, कि 5 प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है। तो डिजॉर्प्शन जस्ट उल्टा है। एडजॉर्प्शन डिपेंड करता था अवेलेबल साइड पे और डिजॉर्प्शन डिपेंड करेगा भरे हुए साइड पे। कितना ऑक्यूपाई है, कितना ऑक्यूपाई है, इस बात पे डिपेंड करेगा डिजॉर्प्शन। समझ गए। डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिजॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि ऑक्यूपाई कितना हुआ है, भरा हुआ कितना है। समझ रहे हैं। तो बी नो दैट हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, इतनी बात समझ में आई ना। अब हम डिजॉर्प्शन के लिए एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हम जानते हैं बी नो दैट कि साइड ऑक्यूपाई कितनी है, क्यूएन। देखो अभी निकाला था हमने, फार्मूले से निकाला था ना। जरा आपकी मेमोरी कम है, अपन पीछे चलते हैं, आपकी मेमोरी आ जाएगी। देखो अभी है, हाँ हमने निकाल के आए थे। क्या निकाला था, ये देखो, ये क्यू का फार्मूला निकाला था। तो हमारे पास में साइड ऑक्यूपाई कितना आया, क्यूएन आया। तो यही तो है हमारे पास में। साइड ऑक्यूपाई कितनी है हमारे पास में, क्यूएन। कितनी है ऑक्यूपाई, क्यूएन। चूंकि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड ऑफ ऑक्यूपाई पे। अभी मैंने बताया, अभी बताया हमने, जस्ट उल्टा है। वो अवेलेबल साइड पे था, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन अवेलेबल साइड पे था, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, डी मतलब डिजॉर्प्शन, साइड ऑक्यूपाई पे है। कितना साइड ऑक्यूपाई है, तो हमको मालूम है कितना क्यूएन ऑक्यूपाई है। तो हमने यहां पर लिख दिया क्यूएन। क्या लिख दिया हमने, क्यूएन। जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा बराबर, और यहां पर हमने लिख दिया केबी। के क्या है भाई, देखो हम यहां पर एडजॉर्प्शन है, समझो जरा, फिर समझो, मैं समझा रहा हूं। यहां स्मॉल बी क्या है, ये हुआ एडजॉर्प्शन, ये हुआ पास में एडजॉर्प्शन। ये हम जानते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एडजॉर्प्शन के बाद में हमारे पास में होगा डिजॉर्प्शन। ये हुआ हमारे पास में डिजॉर्प्शन, समझने की कोशिश करना, ये हुआ हमारे पास में डिजॉर्प्शन। तो यहां पर समझो समझो समझो, जब एडजॉर्प्शन से हम एक ही ओर गए तो हमने गैस माना, वो कांस्टेंट माना। कौन सा कांस्टेंट माना हमने, कैपिटल बी मान लो, कैपिटल बी। तो स्मॉल कैपिटल बी मान लो, ये हमारे पास में कैपिटल बी है, तो इसको हमने स्मॉल बी मान लिया। क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गैस बी के लिए है ना, गैस बी के लिए है, गैस बी के लिए है। तो यहां पर हमने स्मॉल बी मान लिया। समझना समझना। तो ये वाली यहां तक क्लियर हुआ। जो मैंने बोला भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ। ये समझ में आया। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड ऑक्यूपाई पे। साइड ऑक्यूपाई पे, साइड ऑक्यूपाई कितना है, क्यूएन। कितना है, क्यूएन। ये प्रोपोर्शनल का साइन हमने यहां से हटाया, ये साइन हमने हटाया, साइन हटाया तो हमारे पास में इक्वल का चिन्ह आया, ये आया, और ये कांस्टेंट लग गया केबी। बाकी तो सारी चीज वही है, केबी। और ये क्यूएन तो है ही ऑलरेडी, ये क्यूएन है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ये वाली पिक्चर तो आपके पास में क्लियर होगी, समझ में आई। अब यहां से मैं आपको बार बार बोला कि एक टाइम ऐसा आएगा, अब याद रखना, एक टाइम ऐसा आएगा जब एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब ऐसा हुआ, समझो जरा, समझो जरा भाई। जैसे जैसे प्रेशर की बात आ रही, प्रेशर बढ़ाया या प्रेशर बढ़ाया, एक टाइम ऐसा आएगा जितने एडजॉर्ब हो रहे हैं उतने ही यहां से डिजॉर्ब हो रहे हैं। जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना डिजॉर्प्शन हो रहा है। जितने यहां से यहां आ रहे हैं उतने यहां से यहां जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की जो आया था उसको उठा के रख दो। क्या ये नहीं आया था, बिल्कुल यही आया था। अब भी अपन ने करके आए हैं, देखो अब भी अपन ने किया कि नहीं किया, किया ना, अभी अपन ने किया रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ये भी अब भी निकला, यार ये तो ऊपर ही रखा हुआ है भाई, ये देखो ये रखा हुआ है, ये इसको इक्वेशन 4 दे दो, चाहो तो दे दो। तो ये हमारे पास में आया रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। अब यहां से एन से एन कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास में के ए, तो ये हुआ, इसको सट ले जाओ, अल्टीपल्टी कर दो क्योंकि हमको प्रेशर निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, यहां बचा क्यू, तो ये हुआ क्यू, ये 1/q नीचे जाएगा, ये आ गया, ये के अपन के भी, ये अलग ले जाओ, ये कांस्टेंट सारा अलग ले जाओ, कांस्टेंट अलग ले जाओ। के और के बी को क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, कैसे ये हम इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं कैपिटल के फॉर्म में। कैपिटल के लिख दिया हमने, और पी ए गैस के लिए है। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं हम? बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फंडा क्लियर है प्यारे बच्चों, फंडा क्लियर है। तो हमने यहां से ये कर दिया, और हम इसको क्या ऐसे नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक टर्म आ रही क्या, यहां से देखना, यहां देखना, क्योंकि हमारे पास में के अपन के भी बराबर होता है के, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये यहां पास एक न्यू कांस्टेंट बन गया भाई, ये भी कांस्टेंट है, समझो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया के, ये जो के है ना ये नया कांस्टेंट है, ये जो के लिया हमने ये नया कांस्टेंट है, लिख लिया ना। सारी बात समझ में आ रही। और करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और करके ध्यान से समझना। ये 1/q है, ये 1/q है, ये अल्टीपल्टी कर दो, अल्टीपल्टी हो गया।
जब ये 1/q ऊपर गया, ये आया तो ये भी अल्टी पल्टी हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला गया। मैथमेटिक टर्म है और कुछ नहीं प्यारे बच्चों, मैथमेटिक टर्म है। अब ये q इसके नीचे भी आएगा और q इसके नीचे भी आएगा, समझ रहे हो ना। q इसके नीचे आएगा तो आपने लिख लिया 1/q, जब q इसके नीचे आएगा q से q कैंसिल तो हमने लिख लिया -1। तो ये आया हमारे पास में, इस प्रकार से हमारे पास में आया। ये मैथमेटिक टर्म चल रही है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास में होगा ये 1 है, 1 को इस साइड ले जाओ, 1 को इस साइड ले जाओगे, हमारे पास में प्लस बना जाएगा, आया। अब इसको और सोल्व कर लो, जब इसको सोल्व करो तो हमारे पास में ये आ गया यहां तक। अरे सॉरी कहां आ गया था, कहां गए, कहां थे, एक मिनट भाई, ना जाने कहां आ गए, सॉरी। हाँ देखो जरा, ये आया, यहां आ गया, ठीक है, ये आया, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये सारा मैथमेटिक टर्म है, आया, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो यहां पर हमने 1, अब ये सारा तो आप कर ही लोगे, ये हुआ हमारे पास में 1, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में आ गया भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। एलसीएम लिया ना आपने, यहां पर आपने एलसीएम लिया, ले लो आप एलसीएम। क्या इसका एलसीएम ये नहीं आएगा, बिल्कुल ये एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आया, इधर आया 1 तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया इधर, ठीक है। अब यार समझो जरा, समझो। अब इसको अल्टी पल्टी फिर कर दिया, इसको पल्टी कर दिया तो ये क्यू नीचे था, ये ऊपर चला गया, जो नीचे था ऊपर चला गया, ये क्यू की वैल्यू ये आ गई, समझ रहे हो, ये क्यू की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। तो फाइनली हमारे पास में यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकल चुकी है, फाइनली क्यू की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर निकल चुकी है। अब हम जानते हैं बीनो देट, हम जानते हैं, मैंने ऊपर बताया था कि जो यहाँ पर क्यू है वही यहाँ पास में x/m था। क्यू किसको, यहाँ पर क्यू हमने कब लिखा, जब हम लेंगलार का आइसोथर्म में पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम x/m कब लिखा था, जब हम फुडलीज का आइसोथर्म पढ़ रहे थे। तो ये दोनों एक ही बात कहते हैं, एडजॉर्प्शन के लिए ही कहते हैं, सरफेस फिनोमेना के लिए ही कहते हैं, और ये दोनों प्रेशर पे ही डिपेंड करते हैं। तो क्या ये दोनों सेम नहीं हुए, ये ऑलमोस्ट सेम है, सेम बातें ही कह रहे हैं। तो जहां पर हमारे पास में क्यू की वैल्यू आई है तो वहां पर क्या हम x/m नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहां पर ये फुडलीज वाला यहां पर x/m की वैल्यू हमने यहां पर रखी। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, हमने क्यों लिखा। अब जरा इधर आओ, ये एरो लगा हुआ है, ऊपर आओ जरा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। यहां पर के जो है वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा, ध्यान देखना। यहां ए मतलब किसके लिए, कोई गैस ए के लिए है, ये कोई गैस बी के लिए है। हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में एडजॉर्बेंट के लिए है, एडजॉर्बेंट के लिए है, समझ रहा हो। ये के ए और के बी नेचर ऑफ डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस आपने ली है उस पर डिपेंड करता है, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन सही में आया, के ए और के बी से आप दिमाग खराब मत करना, ये सब कुछ हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कि बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, कैसे कि के तो आपके पास में कांस्टेंट है, तो के को उसने ए मान लिया और के बी को उसने राउंड फिगर में बी मान लिया, समझ रहा हो। तो जो के ए लिखा हुआ है वहां उसने डायरेक्ट ए लिख दिया, और जो के बी लिखा हुआ है वहां डायरेक्ट उसने बी लिख दिया है। तो बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, इसलिए आप टेंशन मत लेना, ये दोनों आपके पास में एक ही है। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन को सोल्व कर लिया, बात समझ में आ रही है। इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया, कुछ नहीं, ये इसका मॉडिफाई रूप है, ठीक है, ये इसका क्या है, मॉडिफाई रूप है, टेंशन वाली बात मत लेना। तो आज हमने इसके इक्वेशन को क्या किया, सोल्व किया। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर समझ लेना। समझ में आया तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने किसके ऊपर बात की, हमने आज के पूरे लेक्चर में बात की है लेंगम्यूर के आइसोथर्म में, ठीक है, लेंगम्यूर का आइसोथर्म। इसके पहले हमने फ्रेंडलिक का आइसोथर्म पढ़ा था, उस पे हमने बातें की थी, उसके लिए ये आया, ध्यान से देखना, उसके लिए हमारे पास में ये आया, और लेंगम्यूर का जो आइसोथर्म है उसके लिए हमारे पास में ये आया। अब समझ में आया ये क्या है, ये इसको हमने सोल्व करके आए हैं। तो हमने सोल्व कैसे किया ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको मैटर ये करता है कि आपको ये इक्वेशन याद है कि नहीं, बस इतना सा आपको याद रखना है। सोल्व करते बने तो अच्छी सी बात है, नहीं तो इतना तो आपको याद रखना है। हाँ, अब इनके ऊपर आगे हम बनाएंगे ग्राफ। देखो मैं एक बार दर्शन करा देता हूं आपको, आपके पास में पीडीएफ नोट्स तो पहुंच ही गए होंगे, मैं सर को दिया था, एक बार मैं आपको करा देता हूं इनके दर्शन, ठीक है, बात सही में आ रही है। तो अरे यार ये तो हमारे पास में हैंगी हो गया, ठीक है। तो आगे हम इनके ये इस प्रकार के ग्राफ हम सोल्व करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहा है, आज की क्लास लंबी खिंच गई है, मेरी भी जरा सांस फूल गई है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।